हेलो फ्रेंड, जय हिंद। समृद्धि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले एक सप्ताह जो करंट अफेयर डेली आते हैं उसको स्टॉप कर दिया गया था और ऐसा कुछ लड़कों के द्वारा बोला गया था कि सर डेली ना देके करंट अफेयर आप वीकली कर दीजिए और इसका ड्यूरेशन जो है 1 घंटे का कर दीजिए ताकि आसानी रहे और उसको समराइज कर देंगे। जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे करंट अफेयर का उसी को केवल इसमें डाला जाएगा, ठीक है। तो उसको देखते हुए ना करंट अफेयर का जो सीरीज है उसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर का सीरीज कर दिए। इसमें वही करंट अफेयर्स डाला गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को डेली बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं करंट अफेयर का, वो इससे देख लेंगे 1 घंटे का। तो आपको महीने में मात्र 4 घंटे अपना एफर्ट डालने होंगे करंट अफेयर के लिए और आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो मजबूत हो जाएंगे। तो इस तरह देखें तो पूरे साल में आपको मात्र 48 घंटे पढ़ने होंगे, यानी 2 दिन के पढ़ाई में आप अगर डेली 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो 6 दिन के पढ़ाई में आप लोग पूरी तरह से करंट अफेयर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। जो मंडे से स्टार्ट हुआ था और सैटरडे के बीच तक का जो था करंट अफेयर उसको देखेंगे 30 मार्च से लेकर यानी 4 अप्रैल के बीच तक। और ये जो वीडियो है आप लोग के लिए कैसा लगा, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को रिकमेंड जरूर दोस्तों कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला मजबूत रहे, आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लाते रहें जिससे सबको बेनिफिट होते रहे, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर है इसमें दिया है कि भारत सरकार द्वारा जो है वामपंथी उग्रवाद का जो खत्म करने का डेडलाइन दिया गया था मार्च 2026 वो समाप्त हो चुका है। और गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि मात्र 2 जिले हैं जो अब वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है, जैसे एक छत्तीसगढ़ का राज्य और एक जिला और आंध्र प्रदेश का एक जिला। बस 2 ही ऐसे जिले हैं। बस्तर जिला जो है छत्तीसगढ़ का वो इससे प्रभावित है और आंध्र प्रदेश का एक जिला है। बस इतना ही है जो हम लोग रेड लाइन पढ़ते हैं करंट अफेयर में है। और ये जो वामपंथी उग्रवाद का जो स्थान देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए इंडिया का जो बेल्ट है रेड बेल्ट, ये मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया है। तो ये वाला एरिया जो था हमारा क्या था, रेड लाइन बोला जाता था, यानी आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सा जो है झारखंड का मिलकर ये हमारा क्या बनाता था, वामपंथी उग्रवाद का केंद्र बनाता था। तो इसको समाप्त कर दिया गया है और ये मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट में सिमट गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो डेडलाइन तय की गई थी क्या उसको हम लोग अचीव कर लिए हैं। आप बोल सकते हैं कि 99% अचीव कर लिया गया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में जो है भारत का जूट उत्पादन का कुल 80% उत्पादन होने लगा है, ठीक है। ये भारत में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन वाला राज्य बन गया है। और बिहार का बात करें तो बिहार इसमें तीसरे स्थान पर आता है। ये जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में, तो इसको आप लोग मिस नहीं करना। नेक्स्ट है तेलंगाना विधानसभा द्वारा जो है तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता पिता की सहायता की निगरानी विधेयक 2026 पारित किया है। ये विधेयक उन कर्मचारियों के लिए है जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, यानी जो सरकारी में काम करते हैं ऑफिस में और प्राइवेट ऑफिसों में काम करते हैं, उनका जो है जो माता पिता का अपना देख रेख नहीं कर पाते हैं तो उनके सैलरी से 15% सैलरी या 10,000 रुपए जो भी कम होगा वो सरकार के द्वारा काट लिया जाएगा। और ये जो है नियम वहां के एमपी और एमएलए के साथ जितने भी पंचायत स्तर के इलेक्शन होते हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन पर भी अप्लाई होगा। तो इस तरह का नियम जो पारित करने वाला है तेलंगाना हमारा पहला राज्य बना है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार देखें तो तेलंगाना सरकार के द्वारा ही, तेलंगाना विधानसभा द्वारा ही एक और विधेयक पास किया गया है, घृणा अपराध और घृणा भाषण निवारण विधेयक 2026। इसमें यदि कोई हेट स्पीच देता है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ किसी तरीके का हेट क्राइम करता है तो उसके लिए ये विधेयक पास किया गया है और इसमें सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है सजा जो है 1 साल से लेकर 7 साल तक होगी, ठीक है। जुर्माना का राशि जो है 1 लाख से लेकर 10 लाख तक हो सकता है। यदि आप बार बार करते हैं तो ये जो सजा का है कारावास ये 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पेनाल्टी जो है लगभग 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच तक भी हो सकती है। ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी संज्ञेय अपराध के श्रेणी में आएगा और ये गैर जमानती होगा, नॉन अवेलेबल होगा। यदि कोई व्यक्ति इसमें
पकड़ा जाता है। नेक्स्ट है G7 सम्मेलन जो होता है प्रत्येक वर्ष, जिसका जो सदस्य देश है, पहला यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। ये जो देश हैं ये सारे के सारे जो हैं G7 में आते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत सरकार को भी इसमें न्योता दिया गया है, जो फ्रांस में समिट अभी सफलपूर्वक बैठा हुई थी, जिसका जो आयोजन है पेरिस शहर में किया गया था। इसकी स्थापना जो है G7 का 1976 में किया गया था G7 देशों के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, बिहार की यात्रा पर आई थी और इनके द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। ये तो दीक्षांत समारोह उसको बोलते हैं कन्वोकेशन, जैसे कोई व्यक्ति जो है ग्रेजुएट होता है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कुलपति के द्वारा, तो वही ये डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हमारे माननीय राष्ट्रपति आई थी। नेक्स्ट है भगवान महावीर की जो जयंती है 30 मार्च को ही मनाई जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 30 मार्च को ही बिहार विधान परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया और ये राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। ठीक है, ऐसा अटकल लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने देश का। नेक्स्ट है 2026 का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष का विजेता जो है जेनिक सिनर हैं और इसके जो उप विजेता हैं जे लेहक्का ये उप विजेता हैं पुरुषों में। महिलाओं में है जो विजेता है सीगोफ, इसके उप विजेता है ये साबालेंका। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, इसके अलावा यूएस ओपन और विंबलडन जो है ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विमुक्त घुमंतु जनजातियों का 2027 के जनगणना में शामिल करने का विचार किया जा रहा है। ये पहला जनगणना होगा जिसमें डिजिटल रूप से किया जाएगा। ठीक है, तो इसके देखें तो इसमें जो है 2 आयोग का गठन हुआ था। एक आयोग हुआ था इद्दे रेनके आयोग जो 2008 में हुआ था और इसके अकॉर्डिंग जो है लगभग 11 करोड़ 10.74 करोड़ जो है जनसंख्या इन घुमंतु जनजाति जो है उनकी थी। और इदाते आयोग जो है 2017 में आया था, जिसके इनके द्वारा बताया गया था कि पूरे भारत में जो है इन समुदाय की जो संख्या है 1200 समुदाय हैं जो घुमंतु रूप से विमुक्त रूप से विचरते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऐसा मान सकते हैं कि इससे पहले जो है इतनी बड़ी आबादी को हमारे जनगणना में ही काउंट नहीं किया जा रहा था। तो इस तरह से है ये 30 मार्च का करंट अफेयर। नेक्स्ट है 31 मार्च का। तो करंट अफेयर में हम लोग 30 तारीख का जो है करंट अफेयर था वो देख लिए। आज ये देखते हैं फिर 31 मार्च का। इसमें कंबोडिया के संसद द्वारा साइबर अपराधियों के लिए जो है एक कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है। यदि कोई साइबर अपराध करता है कंबोडिया में तो उसको अपराधियों को आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा देश है जो साइबर अपराधियों के लिए आजीवन कारावास का व्यवस्था किया है, तो ये किया है कंबोडिया एक देश का बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। ठीक है, नेक्स्ट है नासा का आर्टेमिस 2 मिशन जो है 2026 में फरवरी में लॉन्च होगा। और अपोलो मिशन के तहत इसको देखें तो जो अपोलो मिशन गया था 1969 में, उसके लगभग 5 दशक के बाद ये आर्टेमिस 2 मिशन चालू किया गया है। ये आर्टेमिस 2 मिशन जो है इसके मिशन में जो है 3 लोगों का क्रू होगा जो 10 दिवसीय मिशन के लिए चांद पर जाएंगे। ठीक है, उसमें 3 लोग कौन कौन से होंगे उनको देख लेते हैं। ये 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं। पहला है क्रिस्टीना कोच जो पहली महिला होंगी, और दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर जो पहले अश्वेत होंगे यानी ब्लैक होंगे, और जेरेमी हेंसन जो है पहले कनाडियाई या कनाडा के निवासी हैं जो इस मिशन में जाएंगे। नेक्स्ट है ये जो ओरियन कैप्सूल के द्वारा इनको भेजा जाएगा और इसका लॉन्च सिस्टम जो है जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, नासा के द्वारा नाम रखा गया है ओरियन कैप्सूल। ये कैप्सूल का नाम है। कैप्सूल वो होता है जिसमें जो है एस्ट्रोनॉट जो है पूरी क्रू जो होती है उनके दल जो होते हैं इसी में बैठकर उड़ान भरते हैं। नेक्स्ट है आर्टेमिस 3 जो है ये 2028 में नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल जनगणना 2027 में जो शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से, ये हुआ है 1 अप्रैल से, जहां पर ये जनगणना में मोबाइल ऐप के थ्रू और ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा पूरे व्यक्तियों का जो है डिजिटल रूप से जनगणना किया जाएगा। तो यह है 1 अप्रैल का न्यूज। हम लोग केवल वही इंपॉर्टेंट देख रहे हैं न्यूज जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 हमारे 31 मार्च का है। ठीक है,
नेक्स्ट है जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026, ये लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। इसमें जो है 80 केंद्रीय अपराधियों की श्रेणी में जो आते थे नियम अधिनियम, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी वहां से निकाल दिया जाएगा। उन व्यक्तियों को जो इस अपराध की श्रेणी में जो आते होंगे 80 केंद्रीय, जो भी अभी वर्तमान के दिन में जो आ रहे हैं, जो अपराधी की श्रेणी में काउंट होते थे, उसको बाहर निकाल के उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। एक मामूली जुर्माना भी वो पे करके। नेक्स्ट है सीएपीएफ के द्वारा जो समान प्रशासन विधेयक 2026 जो है, ये राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है कि कर्मी जीतने के लिए है, तो एक एकीकृत कानूनी ढांचा के अंतर्गत इसमें लाया जाएगा। ये हालांकि इस विधेयक का विरोध जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के दिघी पोर्ट जो है इंडस्ट्रियल एरिया डीपीआईए, ये एक बंदरगाह होगा जो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में इसको घोषित किया जाएगा। यह हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ है और किसके लिए ये घोषित किया गया, किस रूप में, तो यह है महाराष्ट्र का और घोषित किया गया है एक बंदरगाह के तौर पर ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में। तो इस तरह का स्मार्ट सिटी देखें तो ये पहला है जो ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया गया है। तो ये जो पॉइंट्स है ये हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमारा जनगणना जो 2027 में होगा, जो रिजल्ट आएगा जनगणना अभी 1 अप्रैल से जो चालू हो चुका है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये हुआ नई दिल्ली से। ठीक है, जन विश्वास विधेयक में पूछ सकता है कि कितने केंद्रीय अधिनियमों को जो है अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है, तो ये होगा हमारा 80। ठीक है, और सीएपीएफ के जो है समान प्रशासन विधेयक जो है 2026, इसमें जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जितने हैं उनको एक कानूनी ढांचा के रूप में वापस मिक्स करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे हैं पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है दिल्ली का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे 2 अप्रैल का और 3-4 अप्रैल का। नेक्स्ट है 2 और 3 अप्रैल का जो करंट अफेयर है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सुधा मूर्ति के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मोराल्स इन पार्लियामेंट। ये सुधा मूर्ति है नारायण मूर्ति की बीवी, जो इन्फोसिस के संस्थापक है। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये सुधा मूर्ति जो है राज्यसभा से हमारी सांसद हैं। ठीक है, इनको अभी एक बिल के लिए काफी इनकरेज किया गया था, जो महिलाओं में जो होती है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी जो इंजेक्शन होता है वो मैंडेटरी करने के लिए एक विधेयक लाई थी, प्राइवेट मेंबर बिल, जो 14 साल के नीचे के जो बच्चियां होती है हमारी जिनमें सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, तो इन्होंने फ्री में ये एचपीवी जो इंजेक्शन होता है वो देने की बात करी थी। नेक्स्ट है महिला आरक्षण विधेयक जो लाया गया है, इसको फिर से दोबारा 16 से 18 मार्च अप्रैल के बीच में संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने का प्रस्ताव बजट सत्र के दौरान किया जाएगा। ये 2019 में लागू करने के लिए इस पर सरकार बहुत अग्रसर है। जो हमारा जनगणना आने वाला है 2027 का, जो हम लोगों ने अभी तुरंत देखा था, और अभी तो उसके बाद का जितने भी हैं जनगणना में जो रिपोर्ट आते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हर जनगणना के बाद में परिसीमन आती है और उस परिसीमन के द्वारा जो है बाउंड्रीज का डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए वहां के जो हमारे अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है जो विपक्ष में बैठते हैं, तो उनका कहना है कि जो एरिया जो डिफिनीशन है उसमें काफी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए वो इनके द्वारा ये विधेयक का विरोध किया जा रहा है। तो चलिए, हमारे वो पॉलिटिकल मुद्दे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि ये विधेयक पास हो जाता है तो हमारे जो 2029 के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण के साथ साथ ये कानून लागू हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक नेक्स्ट जो है इसका एक्सटेंशन जो था 816 लोगों का मेंबर बनाना था पार्लियामेंट में, जो हमारे करंट में 543 है। ठीक है, और इसका 33% महिला जो होंगी पार्लियामेंट में होगी, जो 273 होगा, यानी जो आज के लिए मेजोरिटी के लिए जरूरी होता है किसी सरकार को गठन करने के लिए, इतनी महिलाएं हमारे पार्लियामेंट में होगी, तो ये काफी अच्छी बात होगी। नेक्स्ट है ग्लोबल टेलीकॉम रैंकिंग, जिसमें बात करें तो भारत का जो भारतीय एयरटेल है ये द्वितीय स्थान पर रहा है। अब इसमें बात करते हैं कि फर्स्ट स्थान पर कौन सा रहा है, तो चाइना का मोबाइल है, चाइना मोबाइल इसका नाम भी है। तो ये जो है
100 करोड़ जनसंख्या जो है चाइना मोबाइल से कनेक्टेड है, और भारतीय एयरटेल है जो 65 करोड़ उपभोक्ताओं के साथ दूसरे नंबर पे है। ये एक दूरसंचार कंपनी है। नेक्स्ट है सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड के द्वारा एनसीआर के उद्योगों के लिए 10 अप्रैल तक क्या किया गया है, ऑनलाइन कंटिन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ने, ओसीईएम से जुड़ने के लिए अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी जो भी पॉल्यूटेंट्स हो रहे हैं तो एनसीआर के रीजन में। एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें आता है हमारा राजस्थान का कुछ क्षेत्र, हरियाणा और दिल्ली, और यूपी का कुछ क्षेत्र जो है वेस्टर्न यूपी का, ये एनसीआर के तहत आते हैं। 3 क्षेत्रों में देखते हैं कि जब भी ठंडे की मौसम आती है तो पॉल्यूशन काफी बढ़ जाता है। उसको देखते हुए जो है केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये स्थापित किया गया है कि इसको सबको आपको 10 अप्रैल तक इससे जुड़ जाना है, अनिवार्य किया गया है। भारत के जो वर्तमान विदेश सचिव हैं वो है विक्रम मिश्री। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ईंधन शोधक यानी फ्यूल रिफाइनर जो देश है वो कौन है, भारत जो है चौथा सबसे बड़ा है। तो प्रश्न उठता है कि पहला कौन सा है, तो पहला है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है रसिया। फ्यूल रिफाइनर वो होता है जहां पर जो मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जाते हैं उसको रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं उसमें उसको रूपांतरित किया जाता है, ये रिफाइनर होता है। भारत का सबसे बड़ा जो रिफाइनर है इंडस्ट्रीज जो है ऑयल इंडस्ट्रीज में, ये जामनगर का जो है जियो की कंपनी है मुकेश अंबानी की, उसके द्वारा ये चालू किया गया है। ये काफी बड़ा कंपनी है पूरे विश्व में, जामनगर तेल शोधन जो है कारखाना। नेक्स्ट है उर्वरकों का जो मानक अनुपात होता है यानी पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम और कौन सा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस का जो है 4:2:1 का जो है रेशियो होता है, वो बढ़कर आज के डेट में 10.9 यानी लगभग 11 4.5 और 1 का हो गया है। ये जो काफी हानिकारक स्तर पर पहुंच गया है। ये इसलिए हुआ है कि हम लोग जो देखते हैं गाँव में मैक्सिमम जो कृषक होते हैं वो सबसे ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और पोटास का, तो इसी के कारण जो है ये रेशियो बढ़ चुका है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद ये अंडर ग्रेजुएशन जो होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो डिग्री होती है इसके द्वारा दी जाएगी, और इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते किसको है, तो ये यूनिवर्सिटी जो होती है हमारे, जैसे मान लीजिए बिहार में है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बीरकुंवर यूनिवर्सिटी, तो इससे हट के जो अच्छा कॉलेज होता है जो अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में दर्जा दे दिया जाता है। उनकी जो मानक स्टैंडर्ड होता है पढ़ाने का वो और सब कॉलेजों से काफी अलग होता है, तो इसलिए उसको क्या दिया जाता है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा। यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किसको दिया गया है, एनसीईआरटी को, जो अब है क्या है स्नातक और स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम है ये संचालित करेगा और डिग्री भी प्रोवाइड करा सकता है। ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है 3 और 4 अप्रैल का वो करंट अफेयर है। इसके अलावा भी है उसको भी देखते हैं। 3 अप्रैल का जो है करंट अफेयर उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसमें है कि राज्यपाल की शक्तियां जो है अनुच्छेद 161 के तहत, इसमें हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया है जिसमें बताया गया है कि राज्यपाल जो है अपनी शक्तियों का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है उनको मंत्रिपरिषद की जो सलाह होती है उसका मानना अनिवार्य है, यानी उन पर बाध्य है। ये जो है अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियां दी गई है, तो ये क्षमादान की जो शक्ति है राष्ट्रपति को, सॉरी राज्यपाल को इसी के अधीन आती है। ये राज्यपाल के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन ये जितने भी क्षमादान की शक्तियां इनकी वो मंत्रिपरिषद से होकर गुजरेगी, और मंत्रिपरिषद जो सलाह देंगे उनको करने के लिए वो उनका मानने के लिए बाध्य होंगे। तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं अनुच्छेद 161 के तहत, जिसके तहत क्षमादान की, परिहार की, लघुकरण की, ये जो शक्तियां हैं राज्यपाल को दी गई हैं, और इसके तहत जो है राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब संबंधित राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो इसके लिए उनको अपना मत दे,
और राज्यपाल जो हैं उनके मत को मानने के लिए बाध्य होंगे। जो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है, ये इनको मानने के लिए बाध्य किया गया है। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ते हैं कि इनके लिए जो है राष्ट्रपति की भी जो क्षमादान की शक्ति होती है, वो भी जो है मंत्रिपरिषद के मानने के लिए बाध्य होते हैं राय को। नेक्स्ट है अदालत की अवमानना और न्यायिक हस्तक्षेप। हाल ही में एक न्यूज आई थी कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो वहाँ पे SIR करने गए थे, स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो 8 जजों की समूह गई थी, इनको वहाँ के जो लोकल पर्सन है या सबसे ज़्यादा जो बोले तो उसमें अवैध प्रवासी जो हैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब, उन्होंने ये जो 8 जजेज हैं उनको किडनैप कर लिया था, एक तरह से उनको बंधक बना लिया था। तो ऐसा कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट जो है इसको आपराधिक अवमानना माना है और वेस्ट बंगाल सरकार के प्रशासनिक फेलियर को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये जो है अवमानना जो है 2 प्रकार की होती है, एक सिविल और एक आपराधिक। तो ये आपराधिक मामले जो होते हैं कठोर होते हैं, जिसमें कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसको एक्सेप्ट किया है कि ये जो है मामला जो है जजों को बंधक बनाना, ये आपराधिक अवमानना के अधीन आएगा कोर्ट का। नेक्स्ट है डार्क पैटर्न पर रोक लगाया है। इंटर ये जो IRDAI है, जिसमें बीमा कंपनियों को बोला गया है IRDAI के द्वारा, जितने भी बीमा कंपनियां हैं उनको जो है डार्क पैटर्न्स पर जो एडवर्टीजमेंट आते हैं भ्रामक, उनको रोकना होगा। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये IRDAI के द्वारा रोका गया है, सभी बीमा कंपनियों को ऐसा करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है iOS सागर का नेतृत्व जो है भारत करेगा। इसमें iOS सागर का मतलब है कि भारत के इंडियन यानी इंडियन ओशन जो है उसमें जो है समुद्री पायरेट होते हैं, जो समुद्र में जहाज होते हैं उनको किडनैपिंग करते हैं, उसको एक्सटॉर्शन करते हैं। तो उन सब चीज़ों को लड़ने के लिए जो एक नेतृत्व किया जा रहा है भारत में के द्वारा किया जा रहा है, इसमें टोटल 16 सदस्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं देश। ठीक है, इसका नेतृत्व जो है भारत के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है GE एयरोस्पेस ने तेजस LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A का निर्माण करेगी, जिसका छठा जो है F404 IN-20 इंजन का जो है बनाना, ये जो इंजन बनेगी जो GE एयरोस्पेस के द्वारा की जाएगी तेजस के लिए, ये जो हमारी जो है 5th to 6th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है वार में जो लड़ती है, ठीक, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बोलते हैं इसको, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये इसके जो इंजन जो है वो HAL को दिया गया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंजन बनाने के लिए ये ठेका इसको दिया गया है, इसके GE एयरोस्पेस ने दिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। ये हाल में न्यूज में इसलिए रहा था कि वहाँ पे जो घड़ियाल जो है चंबल अभ्यारण्य में, वहाँ के जो खनन माफिया हैं, बालू माफिया, उनके द्वारा जिस प्रकार से बालुओं का खनन किया जा रहा है, उससे जो है घड़ियाल के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। इसको देखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। तो हम लोग के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये कहाँ पर है। तो यह राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। नेक्स्ट है अमरावती को आंध्र प्रदेश के राजधानी के रूप में स्वीकृत करने के लिए या मान्यता देने के लिए जो है संसद में विधेयक पेश किया गया है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है और उसकी विधायी प्रक्रिया क्या होती है। हम लोगों ने स्टैटिक के पोर्शन जो पॉलिटी का पढ़ रहे हैं, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसमें देखा था कि अनुच्छेद 3 के तहत जो है ऐसा प्रावधान किया गया है कि उसके जो नाम में परिवर्तन और राजधानियों के नाम होते हैं तो साधारण बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके जो है संसद में विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होने वाली है वो है अमरावती। ठीक है, दतिया MP के विधायक थे कौन? राजेंद्र भारती। इनको 3 साल का सजा दी गई है MP MLA कोर्ट जो होती है उसके द्वारा। तो इस पर जो है इनकी विधायकी पर संकट गहरा गया है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है RPA 1951, उसके तहत जो है किसी भी व्यक्ति की यदि 2 या 2 से अधिक साल की सजा होती है, ठीक है, तो उसका जो है अपने सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये जो है राजेंद्र भारती, इनकी 3 साल की सजा हुई है,
तो ये हो सकता है अब इनकी जो सदस्यता है विधानसभा की वो समाप्त हो जाए। ये कांग्रेस से विधायक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ स्टैटिक पार्ट्स है। यौन क्रांति के जनक किसको कहा माना जाता है? तो ये विल्हेम राइट को बोला जाता है और नव वामपंथ के पिता जो है हर्बर्ट मार्क्यूस को बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है कि हम लोगों ने एक आर्टिकल से देखा था जिसमें बताया गया था ट्रांसजेंडर के जो है अधिकारों का संरक्षण विधेयक जो पार्लियामेंट में पास किया गया था, तो उसमें पूछा जा सकता है कि यौन क्रांति के जो जनक है वो कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको रेडी रहना है। तो इनके कौन है कि ये हैं विल्हेम राइट, यौन क्रांति के जनक, और ये नव वामपंथ के पिता जो हैं हार्वर्ड मार्क्यूस। ये यहाँ पर नव वामपंथ के जो पिता का नाम इसलिए बताया गया है, ठीक है, कि ये कौन है कि इस तरह के जो प्रणेता हैं यौन क्रांति के, उसमें ये उसको कैरी फॉरवर्ड करने वाले वामपंथी हैं जो वेस्ट के कंट्रीज में देखा जाता है, यूएसए और यूरोप में। ये उसको प्रमोट करने वाले व्यक्ति हैं हार्वर्ड मार्क्यूस। तो हमारे करंट अफेयर सीरीज का जो है 30 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक का बीच का जो है, तो ये लास्ट कुछ टॉपिक है जिसको आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले टोटल बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जिसको अगर मिस करते हैं तो आपका हो सकता है एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन मिस हो जाए। तो चलिए देखते हैं। आईएनएस तारागिरी जो है इसको जो है बोला जाता है गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। इसमें जो है इसको नौसेना का जो पूर्वी कमान है उसमें इसको डाल दिया गया है विशाखापट्टनम में। ये गाइडेड मिसाइल के तौर पे काम करते हैं। अगर इसमें गाइडेड मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आईएनएस अरिधमन S4। ये भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक पनडुब्बी है। ठीक है, ये जो है अरिहंत श्रेणी की है। जो भारत की सबसे बड़ी जो है पनडुब्बी वो अरिहंत श्रेणी में ही आती है। और इसको बात करें तो ये जो परमाणु तिकड़ी जो है न्यूक्लियर ट्रायोड मतलब एयरफोर्स, नेवी और इसके अलावा आर्मी का जितने भी हैं उन तीनों को जो है अब न्यूक्लियर मिसाइल से संचालित जो है हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स वो तीनों फ्रिगेट को मिल चुका है, यानी तीनों सेनाओं को मिल चुका है। तो उसमें ये शामिल हो गया है आईएनएस अरिधमन। ये काफी न्यूज में चल रहा है, तो इससे ज्यादा चांसेस है कि ये दोनों से एक क्वेश्चन पूछ दे कि ये आईएनएस अरिधमन क्या है। ठीक है, तो आपको बताना होगा क्या है। परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है ये। ठीक, और आईएनएस तारागिरी क्या है? तो गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसको विशाखापट्टनम में नौसेना के पूर्वी कमान में सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है डीप टेक डेक समिट जो है 2026, तो इसको इंडिया में आयोजित किया गया है और ये किया गया है द हिंदू न्यूज़पेपर जो है द हिंदू के द्वारा किया गया है द डीप डेक समिट 2026। ठीक है, तो इसमें डीप टेक्नोलॉजी जो होते हैं उस पर जोर देने का बात द हिंदू के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2026 का भारत में आयोजन होने वाला है। और इसका जो कार्य प्रणाली है, कार्य योजना है, ये भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है कि किस तरीके से जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में कार्यों को किया जाएगा, कौन कौन से मुद्दे होंगे जो अहम होंगे। तो इस तरह से दिखाता है कि भारत और रूस के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है। इस समिट जो जिस देश में होता है वो निर्धारित करता है सम्मेलन में कौन कौन से मुख्य बातें होंगी, लेकिन यहाँ पर रशिया को भी भारत के द्वारा ऐड किया गया है। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने पहचान चुनने के अधिकार को माना है। हाईकोर्ट का मानना है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद जो है 21 उसके तहत ये जो है क्या है, उनका अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी अपने लिंग चुनने का अधिकार इनको प्राप्त है। इसमें आर्टिकल्स में पूछा जा सकता है कि ये कौन सा कोर्ट ने ये आदेश दिया है। हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी कानून पास किया जाता है पार्लियामेंट में भी, यदि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है तो रुक जाता है। तो ये जो है पार्लियामेंट में ये संशोधन अधिनियम 2026 पारित किया जा रहा है। ठीक, ज्यादा चांस है कि हो भी जाए, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा इसको जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लंघन माना जा रहा है, जो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 21 का विरोध माना जा रहा है। नेक्स्ट है सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप जो है फुटबॉल का, ये मालदीव में आयोजित किया गया है। माले जो है मालदीव की राजधानी है
इसमें बात करें तो ये बांग्लादेश जो है इसका विजेता रहा है, भारत इसका उप विजेता रहा है। बांग्लादेश ने भारत को 4-3 से हरा दिया। तो ये जो है हम लोग का पूरे वीक का जो करंट अफेयर है हम लोगों ने देखा। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को खुद से लगेंगे पॉइंट्स वो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और उसका बार बार रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त हो सके एग्जाम में। ठीक है, जो बच्चे बीपीएससी एईडीओ के एग्जाम देने वाले हैं उनको बेस्ट विश। आज से ही आपको अभी 15 दिन बचे हैं, 15 से तारीख से एग्जाम होने वाले हैं जो, तो आप लोग अपना मेहनत जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।